हेलो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। और मैं सोच सकता हूँ कि आप भी सही होंगे। आप रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे होंगे। तो फिर से लाइव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको जैसे मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षण भाषा के कौशल, फिर मैंने आपको पढ़ाया शिक्षण भाषा के सिद्धांत। आज हम एक नया टॉपिक जिसके अंदर शिक्षण भाषा के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण भाषा को सीखने के नियम क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं, सूत्र को ही नियम कहते हैं। भाषा शिक्षण के सूत्र जिसको बोलते हैं भाषा शिक्षण के नियम, सूत्र ही नियम होते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाने के पहले सूत्र को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक श्लोक बताना चाहता हूं। जो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं वह श्लोक बताना चाह रहा हूं, ताकि आप उस जुनून के साथ किसी भी लक्ष्य को पार कर सकते हैं, आप किसी भी चीज की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 सूत्र बताता हूं मैं आपको, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण अधिकतर बच्चों को याद है। मैं फिर से बता देता हूं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण। अधिकतर बच्चों को पता है ये है, लेकिन उसको कैसे अपन को आगे बढ़ना है, उसको कैसे सीखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम। एक श्लोक आता है, काक चेष्टा बको ध्यानम। चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान निंद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। लक्षणम। यहां तक ये श्लोक बताया गया है कि काक चेष्टा भगवत ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कहने का अर्थ यह है कि काक जैसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। हम किसी चीज को प्राप्त करना है तो कव्वे जैसा होना चाहिए। हमारा ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है हमारा ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य की तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान, स्वान की जैसी नींद होनी चाहिए। जैसे स्वान जैसे सोता है तो उसके पास में कोई आ जाता है तो तुरंत उड़ जाता है, वैसे ही हमारी नींद भी ऐसी होनी चाहिए। हम नींद निकाले तो कोई हमारे पास में आए तो हम तुरंत जग जाए कि कौन आया। तो इस तरीके से हमारा स्वान की जैसी नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। तीसरा नंबर, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान कैसे होना है? बगुले जैसा। जैसे बगुला मछली को लेता है, झपट्टा मार देता है, एकदम से उस चीज को ले लेता है, वैसे ही हमारा बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए। फिर आगे अल्पाहारी, हम थोड़ा ही खाएं, कम खाएं और ज्यादा जिए। कम खाना चाहिए। विद्यार्थी का ये लक्षण होता है कि वो कम खाएगा तो ज्यादा पढ़ पाएगा। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कम खाएं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप मध्यम में खाएं। मध्यम यानी ये नहीं कि ज्यादा फुल खा लिया तो आपको नींद ज्यादा आएगी, कम खा लिया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मध्यम में आपको खाना भी मध्यम होना चाहिए ताकि आप जग सके और फिर उसके बाद में आप अध्ययन कर सके। अल्पाहारी गृह त्यागी, पांचवा लक्षण आता है गृह त्यागी। अब गृह त्यागी का अर्थ ये नहीं कि आप घर को ही त्याग देवे। पहले जमाने में क्या होता था, विद्यार्थी जब पढ़ने जाता था तो वो गुरुकुल में जाता था, शिक्षण गुरुकुल अध्ययन में करता था, तो वही रहता था। शुरुआत से लेकर 25 साल तक वो गुरुकुल में अध्ययन करता था, वही रहता था, वही खाना पीना, वही पढ़ना, अध्ययन, गुरु के नीचे सानिध्य में काम करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप घर को ही त्याग देवें पढ़ने के चक्कर में। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप घर में रह करके भी पढ़ सकते हैं। आप घर में रह करके भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 25 साल तक आप अध्ययन के लिए आप गुरुकुल में जाएं, गुरुकुल में अध्ययन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप घर में रह करके भी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वही आपको चारों लक्षण तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि काक चेष्टा, कव्वे जैसी चेष्टा होनी चाहिए हमारी, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए,
ताकि तुरंत हम उस चीज को पकड़ लें। किसी बात को पकड़ लेना, किसी चीज को पकड़ लेना, या फिर किसी टॉपिक को पकड़ लेना, तो बगुले जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। स्वान निंद्रा, हमारी स्वान की जैसी नींद होनी चाहिए। हमारे पास कोई आ जाए, हम सोते हैं, बुक हमारे पास में रखी हुई है, हम पढ़ते पढ़ते यदि आपको नींद भी आ गई, तो फिर उसके बाद में यदि कोई आ भी जाए आपके पास, तो उनके थोड़ी सी हलचल से आप तुरंत जग जाए, तो वैसे आपकी नींद होनी चाहिए। फिर अल्पाहारी, आपको कम खाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम खाएं तो शरीर खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खाएं तो आपको ज़्यादा नींद आवे, तो आप मध्यम में आप खाना खाएं ताकि आप उसको पढ़ सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अल्पाहारी गृह त्यागी, आप घर को त्याग देना, ऐसा नहीं है कि आप घर को त्याग देवें, आप घर पे रह करके भी मेहनत कर सकते हैं, घर पे रह करके भी अध्ययन कर सकते हैं, घर पे रहकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो माता पिता के सानिध्य में भी आप सारे काम कर सकते हैं। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं जो आपको पूरा लक्षण अपने अंदर समाहित करना है। जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप इन 5 लक्षणों को अपने अंदर उतारे। इन 5 लक्षणों को उतारने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य से कोई हटा नहीं सकता, लक्ष्य की प्राप्ति में कोई बाधा भी नहीं बन सकता। जब तक ये 5 लक्षण आपके हाथ में हैं तब तक आप लक्ष्य को सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य में आपको सफलता मिलेगी। आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कल 3 दिन से अपनी क्लास चल रही है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले भाषा कौशल पढ़ा। भाषा कौशल में श्रवण भाषण, पठन लेखन कौशल पढ़ा। फिर भाषा कौशल के सोपान हमने पढ़े। सोपान मतलब उनका तरीका क्या है भाषा कौशल सीखने का, भाषा को सीखने का क्या तरीका है, ये हमने कल सिद्धांत पढ़े थे, जो थ्योरिया पढ़ी है, जिसके अंदर हम माने तो रुचि का सिद्धांत हमने पढ़ा है, अभ्यास का सिद्धांत हमने पढ़ा है, और भी कई सिद्धांत हमने कल थ्योरिया पढ़ी है, जो संस्कृत भाषा की थ्योरिया है, संस्कृत भाषा के सिद्धांत है। आज हम उन सिद्धांतों को कैसे सीख सकते हैं, सूत्र के द्वारा सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें सूत्रों के द्वारा हम किसी चीज को जान सकते हैं। केवल ट्रिक होता है, सूत्र का मतलब जैसे गणित में ट्रिक होता है कि उस सूत्र को जानने से आप किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वैसे ट्रिक संस्कृत में होता है। संस्कृत में एक सूत्र याद करने से आप उस विस्तृत तौर से जो हिंदी में दिया हुआ भावार्थ है वो आप पूरा उस सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में भी ट्रिक दी गई है जिसके द्वारा आप उस सूत्र का, उस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। वैसे संस्कृत भाषा में सूत्र दिए गए हैं, उस सूत्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। मैं पहले आपको सिद्धांत में शिक्षण सूत्र पढ़ाने के पहले मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताऊंगा। उस एक उदाहरण से ही आप पूरा शिक्षण सूत्र आप जान जाएंगे कि संस्कृत भाषा में जितने भी शिक्षण सूत्र हैं वो आप जान सकते हैं केवल एक सूत्र यानी एक उदाहरण से ही। उदाहरण में लेता हूं आपके लिए, एक उदाहरण है, जैसे व्याकरण का एक उदाहरण में ले लेता हूं। व्याकरण के एक उदाहरण से ही आप सारा शिक्षण सूत्र कर सकते हैं। व्याकरण का एक उदाहरण आता है पौदन अका। पवनम, बहुत सारे उदाहरण हैं, संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई सा भी एक उदाहरण ले लीजिए। संधि में बहुत सारे उदाहरण होते हैं, हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण में कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। मैंने यहां पर लिख दिया पौधन अका, पौधन अका, इसको बोलते हैं पावक। अब पावक यहां पर एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है पावक जिसका संधि विच्छेद हुआ पौधन अका। अब ये आया कहां से, ये जो दोनों चीज है वो आई कहां से, तो इसका सूत्र आता है, ये कौन सी संधि है पहले ये भी जान सकते हैं कि एचो अय वायव, एक सूत्र होता है एचो अय वायव। एचो अय वायव ये अयादि संधि है, अयादि संधि। सिर्फ ये एक ही उदाहरण लेना है आपको, ज्यादा उदाहरण नहीं लेना है। ज्यादा उदाहरण लेने से आदमी क्या है कि व्यक्ति क्या है कंफ्यूजन हो जाता है, वो ज्यादा फिर वो पढ़ने में अलग अलग उदाहरण पढ़ेगा तो पिछला भूलता जाएगा, फिर पढ़ता रहेगा फिर पिछला भूलता जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही उदाहरण लेना है जिसके द्वारा आप पूरे शिक्षण सूत्र को जान सकते हैं। जितने भी संस्कृत भाषा के शिक्षण सूत्र है उसको आप पूरा एब्जॉर्व कर सकते हो, उसको जान सकते हैं। सिर्फ एक उदाहरण आपको लेना है, चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया पावका, पौधन अका। अब ये पावका किस सूत्र से आया, सूत्र आया संधि के अंदर हर सूत्र है, समास के अंदर सूत्र है, प्रत्यय के अंदर सूत्र है, और भी माहेश्वरी सूत्र है, वर्णमाला के सूत्र है, बहुत शब्द के सूत्र है। तो हर चीज में संस्कृत में सिर्फ सूत्र एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम उस संस्कृत भाषा को पूरा जान सकते हैं। हम हिंदी भावार्थ को सिर्फ एक ही सूत्र के माध्यम से पूरा जान सकते हैं। तो संस्कृत में सिर्फ सूत्र ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा ट्रिक के माध्यम से हम संस्कृत को पूरा ही जान सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही सूत्र लिखा पौधन का, पावका, पावका में एचो अय वायव आया है जिसको कहते हैं अयादि संधि। अब ये एचो अय वायव क्या है, ये एक सूत्र है,
संस्कृत का ही सूत्र है। अब इसमें पाव का मैंने लिया है, तो अब इससे जितने भी शिक्षण सूत्र हैं वो सब इससे आ जाएंगे। शिक्षण सूत्र जैसे हम पढ़ते हैं, हम शिक्षण सूत्र, मैंने ये एक उदाहरण लिखा है, आपको एक उदाहरण से आगे बढ़ता रहना है। अब देखिए पहला शिक्षण सूत्र, भाषा शिक्षण को सरल, सरस, रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ताकि विद्यार्थी उन सूत्रों के माध्यम से संस्कृत को सीख सकता है। परिभाषा, शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए, छात्रों को अध्ययन के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए जो तकनीक को काम में लाई जाती है उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। तकनीकी बोलते ट्रिक को, तकनीकी आया है यहां पर ट्रिक, किसी ट्रिक के माध्यम से हम उसको पूरा अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। जैसे मैंने एक ही उदाहरण आपको बताया था, ये वाला, ये जो पावका है यहां पर ही सारा समाहित है। मैंने यहां तक जो जितनी भी चीज बताई थी, जितने भी शिक्षण सूत्र आएंगे वो यहां पर आ जाएंगे। जैसे उदाहरणार्थ नियमम प्रति, नियमम पहला, विश्लेषण संश्लेषणम प्रति, विश्लेषण संश्लेषणम। तीसरा आता है स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूलात सूक्ष्मम प्रति। ये जितने भी हैं ये सारे उदाहरण, अब आगे भी बहुत सारे हैं। आदि, मैंने यहां पर आदि लिख देता हूं, आगे बहुत सारे उदाहरण है। हम जैसे हमने पावका लिया है, इस सूत्र से हम, इस उदाहरण से हम पूरे सूत्र याद करेंगे। आगे चलते हैं। तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया तकनीकी का सूत्र होता है जिसको शिक्षण सूत्र भी कहते हैं। अब आते हैं ये सूत्र हर्बर्ट के हैं, स्पेंसर के हैं और कामेनियस आदि ने दिए हैं। इन्होंने ये सूत्र बताए गए हैं। निम्नलिखित शिक्षण सूत्र है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षण सूत्र, जिसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम। ज्ञानेंद्रियों से जो चीज सीखते हैं वो ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम होता है। ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, हम पहले जानते हैं फिर उसके बाद अज्ञात की ओर चलते हैं। जैसे हमने ये जाना है कि ज्ञाताद, हमने जाना है कि पावका, मैंने एक उदाहरण आपको बताया था वही उदाहरण चल रहा है। पावका हमने जाना है, पावका तो हम जान गए, लेकिन फिर ये संधि भी जान गए, पौ धन अकहा। लेकिन उसके बाद हम ये दोनों तो क्या हो गया कि हम ज्ञाताद, ज्ञात। अब अज्ञातम प्रति यानी अज्ञात की ओर चलेंगे, मतलब सूत्र की ओर चलेंगे, तो एचो आय वायव, ये एचो आय वायव है अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते उसको हम जानेंगे। तो ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहां पर साफ लिखा हुआ है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम जानते हैं, पहले तो हम जानते हैं पावका, पावका सबने हम नाम सुना है, पावका सब जानते हैं, पवनम जानते हैं, सोमनम जानते हैं, तो कई चीजें हैं जो सब जानते हैं। तो लेकिन उसको कैसे उस सूत्र के द्वारा पता लगाया जा सकता है वो नहीं जानते हैं, तो वो अज्ञातम प्रति हो गया। ज्ञात यानी जानना, फिर अज्ञातम प्रति यानी अज्ञात की ओर चलना। पहले मैंने आपको कल भी बताया था, पहले अपने आप को जाने फिर अज्ञात की ओर जाने यानी ईश्वर को जाने। तो वैसे यहाँ पर है पावका, मैंने एक ही सूत्र लिया है, ये मतलब एक ही अपने उदाहरण लिया है, एक ही उदाहरण से हम जो है पूरा सूत्र जान जाएंगे। पावका है हम जानते हैं, ज्ञात है ये एक ज्ञात चीज है जिसको सब जानते हैं, और एचो वायव्य सूत्र ये नहीं जानते हैं तो वो अज्ञातम प्रति हो जाएगा। ये दूसरा वाला भी इसी तरीके से होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा आता है सरलात कठिनम प्रति, पर सरल से कठिन की ओर। वैसे ही पावका मैंने लिया है, पावका एक सरल है उदाहरण, इसको कठिनम प्रति माने सूत्र को जानेंगे, फिर कठिनम प्रति वही एचो वायव है, ये कठिन है, ये सूत्र कठिन है क्योंकि इसको समझना बहुत कठिन है। यदि इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ेंगे हम तो एचओ वायव का बहुत विस्तार तौर से अध्ययन हो जाएगा कि एचओ वायव बना कैसे। ये एच एक प्रत्याहार है, मैंने आपको बता देता हूं कि एच प्रत्याहार होता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं सरलात कठिनम प्रति, कठिन की ओर कैसे चलेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है पावका है जो सरल है, जो सब जानते हैं, मतलब सरलात। अब कठिनम प्रति कैसे चलेंगे, पौधन अकल मैंने लिखा है यहां पर, पौधन अका,
ये भी सब जानते हैं तो सरलात हो जाएगा। अब आते हैं ये इसका सूत्र ये बना कैसे, तो इसका सूत्र आता है सरलात कठिनम प्रति, तो एचो अय वायाव। ये सूत्र जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कठिन की ओर चले जाएंगे। कठिनम प्रति, यहां से कठिन की ओर चलना है। पहले हम पाव के जाना है, हम जानते सरल है, ये पाव का है, ये पौधनक है, ये भी कर लिया तो भी सरल है। लेकिन एच ओ है कठिनम प्रति, यानी कठिन सूत्र है। तो इसको पूरा जानने के लिए तो एच एक प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार है। अब देखिए इस सूत्र में सारी चीजें दी गई है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये शिक्षण सूत्र है। इस सूत्र में क्या है, संस्कृत भाषा में सूत्र होते हैं जिसके द्वारा पूरा ट्रिक जाना जा सकता है, पूरा एक पेपर भर सकता है केवल एक सूत्र के माध्यम से। केवल एक सूत्र होता है संस्कृत में जो ट्रिक होता है, उसके माध्यम से हम पूरा पेपर भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एच ओ वाई सिर्फ एक ही सूत्र है जिसके अंदर साफ दिया हुआ है कि प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार क्या है, एच एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार को मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन इस सूत्र में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये पहला, अव दिया हुआ है ये दूसरा, आय दिया हुआ है ये तीसरा, और आव दिया हुआ है ये चौथा। तो इसमें क्या है, एच एक प्रत्याहार है। तो एच प्रत्याहार को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ए औ ए ओ ऐ औ च, औ और च, ये च जो है लोप हो जाता है, नहीं लिखा जाता है। च को कोई नहीं पूछते क्योंकि च हमारा लोप हो जाता है ना, यहां से गायब हो जाता है लोप होने का अर्थ। अब ए है, अब इस सूत्र में ही सब कुछ दिया हुआ है, मैंने सूत्र के बाहर कुछ भी नहीं गया, मैं सूत्र में ही बता रहा हूं आपको, इस सूत्र के बाहर कुछ भी नहीं है। एच यहां मैंने यहां पर लिखा है। तो अब देखो आगे मैंने लिखा है कि पहला अय, दूसरा अव, तीसरा आय और चौथा आव। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, पहला नंबर मैंने लिखा है तो अय हो जाएगा, ओ की जगह क्या हो जाएगा, अय के बाद अव लिखा है तो अव हो जाएगा। सूत्र में दिया हुआ है, मैंने अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं आपके लिए कोई अलग से कोई हिंदी की कोई चीज नहीं लिख रहा हूं, केवल सूत्र के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तो केवल एक ही सूत्र पढ़ा है, एच ओ अय वाय वाय, तो उसी के अंदर सारी चीजें हैं। अय अव, फिर आई को आय, फिर देखिए सूत्र के अंदर चौथा क्या लिखा हुआ है, आव। तो ये यहां तक अपना पूरा हो जाता है ये सूत्र। तो ये कठिनम प्रति, हम इस चीज की ओर कठिनम प्रति की ओर चल रहे हैं। तो ये कठिन है, इसको समझने के लिए हमने इतना बड़ा डायग्राम बनाया है। तो कठिनम प्रति, पहले सरल की ओर चले, सरल हमें पाव का याद है, फिर कठिनम प्रति यानी हमने एक डायग्राम बना दिया कि वो कठिन है तो उसको समझने के लिए हम तरीका बना दिया। आगे अब बढ़ेंगे तो सरलात कठिनम प्रति हो गया। फिर उसके बाद आता स्थूलात सूक्ष्म प्रति, यानी स्थूल वही पाव का उदाहरण, हमने उदाहरण लिया स्थूल है पाव का, सूक्ष्म प्रति वही एक ही चीज बात है। इस सिद्धांत के अंदर सिर्फ एक ही सारी चीजें हैं, शिक्षण सूत्रों में एक ही चीजें हैं कि सरलात कठिनम प्रति हो या फिर आपके सरलात कठिनम प्रति हो या फिर कोई सा भी सूत्र हो, तो सभी सूत्रों में एक ही प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरणम नियमम प्रति, तो एक ही चीजें आ रही है बार बार। तो पावक से द्वारा स्थूलात, स्थूल कौन सा है, पावक है, सूक्ष्म प्रति चलेंगे तो वही सूत्र लेंगे, तो इसको सूक्ष्म प्रति यानी अय अव आय और आव, ये सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। सूक्ष्म यानी वो जो जिसको देख भी नहीं सकते वो सूक्ष्म प्रति हो रहा है। अब आते हैं पूर्णात अंशम प्रति, पहले पूर्ण को जानेंगे फिर अंश को जानेंगे। पूर्ण को हमने पावक पहले जाना है, पावके के बाद अंश, अंश को जाना है, मतलब कि पावक बना कैसे है, ओ को अव आदेश हुआ है तो पावक बना है, ओ को आव आदेश हुआ तो पावक बना है। तो हम पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, पूर्ण चीज जानेंगे फिर अंश की ओर जानेंगे। फिर उसके बाद में हम आते हैं विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। विश्लेषणात् यहां पर थोड़ा सा अंतर है, इसको बोलते हैं विश्लेषणात्, पहले विश्लेषण करना किसी चीज का। जैसे पावक मैंने आपको बताया, अभी तक तो हम पावक को ले रहे थे, अब यहां पर हम पहले विश्लेषणात्, विश्लेषणात् यानी जो विश्लेषण किया गया, एच ओ अय वाय वाय सूत्र, कहने का अर्थ यह है कि यहां पर हम सबसे पहले कैसे लेंगे विश्लेषणात् को, मैं एच ओ अय वाय वाय पहले ये लेंगे, फिर उसके बाद में पावक आएगा। एच ओ अय वाय वाय ये विश्लेषण करना है इस चीज का, इस चीज का विश्लेषण करने से क्या आएगा, एच आएगा, पहले एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार जिसमें ए ओ आई औ, यहां से विश्लेषण हो रहा है, यहां पर हम जान करेंगे तो विश्लेषण, विश्लेषण हमने और भी बाकी है, विश्लेषण पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यह सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। पहला अय, दूसरा अव, तीसरा आय और चौथा आव। तो यहां पर हमें पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा कि ए को कैसे बना, ए को क्या हुआ तो अय हुआ, ये विश्लेषण हुआ। ओ को क्या हुआ
अव हुआ, ये विश्लेषण हुआ। एक ऐ को क्या हुआ, आय हुआ, ये विश्लेषण हुआ। फिर औ को क्या हुआ, आ हुआ, ये विश्लेषण यहां तक हो जाता है, यहां तक विश्लेषण हो जाता है। संश्लेषणम प्रति, अब ये बनने के बाद हमने एक संश्लेषण किया, इसको एक टॉपिक में उतारा, जैसे पावक है, पावक इसका उदाहरण है, पावक एक उदाहरण है, ये संश्लेषणम उदाहरण है, ये हो गया संश्लेषण। छोटा बना दिया हमने एक किसी चीज को, संश्लेषण। ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमने इसका विश्लेषण किया फिर उसका संश्लेषण किया। तो यहां पर हमने सबसे पहले विश्लेषण कैसे किया कि पौधन अक बनाया है, पौधन अक, यहां पर क्या आया, अव आया प्लस अक है, पोक अव को क्या हुआ, आव हुआ प्लस अक है, पै यहां पर आ रहा है, ध्यान रखना आप, पै यहां पर आ ही रहा है, पै प्लस है, सब सब जगह पै प्लस है, पाव का। अब यहां पर ये हो गया, फिर उसके बाद में पाव का बन जाता है। पहले हमने पावक का विश्लेषण किया, फिर उसके बाद में संश्लेषण किया। तो ये भी एक ही सूत्र, एक ही चल रहा है हमारा, कोई अलग सूत्र नहीं लिया है, लेकिन एक ही सूत्र से हमने पूरा सारा डायग्राम बना लिया, सिर्फ एक ही सूत्र से। तो यहां पर हमने पहले इसका विश्लेषण किया, फिर उसके बाद संश्लेषण करके एक छोटा सा रूप बनाया जिसको बोलते हैं पावक। संश्लेषण को सूत्र भी बोल सकते हैं, छोटा रूप बनाना। अब आते हैं हम पूरे विस्तृत तौर से विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट की ओर से सामान्य और फिर उदाहरणात नियमम प्रति। पहले उदाहरण लेंगे, फिर उसके बाद में नियम की ओर चलेंगे। तो सूत्र केवल एक ही आएगा, आपके बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, एक ही सूत्र ले हुए आप, सिर्फ पावक, पावक सूत्र से ये सारा हो जाएगा। पावक में एक सूत्र आता है एच ओ आई वायव है, तो एच ओ आई वायव को विस्तृत करेंगे, एच ओ आई वायव, इसको विस्तृत करेंगे तो ये उदाहरण भी हो जाएगा, संश्लेषण भी हो जाएगा, विश्लेषण भी हो जाएगा, और इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर भी हो जाएगा। जितने भी शिक्षण सूत्र है वो एक ही उदाहरण से हम पूरे कर सकते हैं। एक ही उदाहरण लेना है ताकि आपको शिक्षण सूत्र ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक ही उदाहरण लेवे और शिक्षण सूत्र को पूरा का पूरा याद कर लेवे, सिर्फ एक ही उदाहरण लेना है, उसके द्वारा आपको पूरा याद करना है। आगे हम पढ़ेंगे विश्लेषण, इसको विश्लेषण करके, मतलब हम आगे इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ेंगे। तो ज्ञानेन्द्रियाद शिक्षणम, पहला शिक्षण होता है, शिक्षण सूत्र का पहला टॉपिक होता है ज्ञानेन्द्रियाद शिक्षणम। हमारी ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी है, कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है, और एक मन होता है, तो 11 इंद्रिया होती है। ज्ञानेन्द्रिया हमारी त्वचा है, नासिका है, तो ये सब ज्ञानेन्द्रिया है जिसको हम ज्ञान ले रहे हैं। कान है, ज्ञानेन्द्रिया है, तो ये सब ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय कौन सी, हाथ है, पैर है, तो ये कर्मेंद्रिया है जिसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। ज्ञानेन्द्रिय जिसके द्वारा ज्ञान ले रहे हैं, कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय से क्या होता है, अर्थात भाषा में पहले श्रवण भाषण पठन लेखन का प्रयोग क्रम से होता है। हम सारा ये जो पहले हम श्रवण को क्रम से लिखे, फिर सेकंड भाषण पठन और लेखन, ये क्रम से होना चाहिए। अब आता है ज्ञानात ज्ञानम प्रति, जैसा मैंने आपको बता दिया, ज्ञानात पहले ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से ही अज्ञात ज्ञान की ओर जाया जा सकता है, पूर्व ज्ञान से अज्ञात ज्ञान की ओर चलना, ज्ञानात अज्ञानम प्रति। उदाहरण हम लेंगे, हालांकि मैंने यहाँ पर एक अलग उदाहरण लिया है जो दर्शन का है, ये दर्शन का एक उदाहरण है, अहम ब्रह्मास्मि, इस पे अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ एक उदाहरण लेंगे, पावक, पावक सिर्फ एक उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा हम जो है ज्ञानात और अज्ञानम प्रति चल सकते हैं। अज्ञानम अज्ञानात ज्ञानम प्रति भी होता है, तो हमें क्या सूत्र याद करना है, ज्ञानात अज्ञानम प्रति, ज्ञान से अज्ञान की ओर हमें चलना है। पहले हम ज्ञान से अज्ञान पावक को जानना है, फिर उसके बाद अज्ञान जो हमारा शिक्षण सूत्र है, जो एच ओ वाई सूत्र है, उसकी ओर हम चलेंगे। सिर्फ एक ही सूत्र है पावक, पावक की फिर एच ओ वाई सूत्र की ओर अयाद्य संधि पर चलेंगे। तो ज्ञान से अज्ञान की ओर, फिर उसके बाद आता है सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीजें जानेंगे, पावक पौधना का ये संधि विच्छेद जाना हमने, फिर कठिनम प्रति, फिर हम कठिन की ओर चलेंगे, वही एच ओ सूत्र लेंगे, वो कठिन सूत्र है, उसको पूरा डिस्को टाइप में पढ़ेंगे कि एच प्रत्याहार को अय अव आय और आव आदेश हो जाता है, तो ये एक विस्तृत कठिनम प्रति है, हम कठिन की ओर चलेंगे। तो वैसे पहले सरल ज्ञान को लेकर बाद में कठिन ज्ञान यानी अज्ञात ज्ञान की ओर जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों से ही क्रमशः कठिन वाक्यों की ओर हमें जाना चाहिए। हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, फिर धीरे धीरे कठिन वाक्यों की ओर बनाएंगे। तो वाक्य बनाने का सिर्फ एक ही अर्थ है, हम कारक पढ़ना पड़ता है वाक्य बनाने के लिए, तो कारक का बहुत अलग विस्तृत तौर से एक चैप्टर है, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही उदाहरण लेते हैं पावक। तो पावक के माध्यम से ही सरलात कठिनम प्रति एक उदाहरण हो जाता है। इस उदाहरण को ही लेंगे, सिर्फ पावक,
पाव का उदाहरण लेने से ही हम सब कुछ जान सकते हैं। एक अलग उदाहरण नहीं लेना है, अलग उदाहरण लेंगे तो हमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक ही उदाहरण से हम सारी चीज जान लेवे, एक ही उदाहरण से टॉपिक पूरा कर लेवे। हम अलग अलग उदाहरण लेंगे तो बात बराबर है, लेकिन एक उदाहरण लेंगे तो पूरा टॉपिक पूरा हो सकता है। एक ही उदाहरण से जानेंगे सारी चीजें। पहले कर्तृवाच्य तथा बाद में कर्मवाच्य को पढ़ाना चाहिए। सरलात कठिनम प्रति में एक और टॉपिक आता है कि पहले कर्तृवाच्य को पढ़ाना चाहिए, फिर बाद में कर्मवाच्य को पढ़ाना चाहिए। वाच्य संस्कृत में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक ट्रिक होती है, कारक में एक ट्रिक आती है कि कर्तृवाच्य कैसे बनता है 121, कर्मवाच्य कैसे बनता है 311। तो इस तरह की ट्रिक आती है, तो वो हमें ट्रिक याद करनी पड़ती है, तो वो कारक में चलता है। तो कर्तृवाच्य जैसे एक उदाहरण ले लिया, रामः गच्छति, राम एक कर्ता है और गच्छति एक क्रिया है। वैसे ही यहां पर क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, विद्यालयम कर्म हो गया और गच्छति एक क्रिया हो गई। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो पढ़ाना चाहिए, पहले कर्तृवाच्य बताना चाहिए, फिर कर्मवाच्य बताना चाहिए। ये सरलात कठिनम प्रति का एक सूत्र है, एक सरलात कठिन प्रति सूत्र का एक उदाहरण है कि हम पहले कर्तृवाच्य पढ़ाएं फिर बाद में कर्मवाच्य पढ़ाएं, क्योंकि कर्तृवाच्य सरल होता है, कर्मवाच्य थोड़ा हार्ड होता है, फिर भाववाच्य फिर बिल्कुल उससे अलग होता है। तो पहले कर्तृवाच्य फिर कर्मवाच्य। अनुष्टुप छंद को पढ़ाकर ही उपजाति छंद आदि का ज्ञान करना चाहिए। अनुष्टुप छंद हमें सबसे पहले अनुष्टुप छंद पढ़ाना चाहिए, जो सबसे सरल है, जो सबसे छोटी क्लासों में आ जाता है। अनुष्टुप छंद 2 लाइनों का होता है और उपजाति छंद 4 लाइनों का होता है। तो हमें सबसे पहले सरलात कठिनम प्रति है, तो सबसे पहले सरल अनुष्टुप छंद को जानना चाहिए, फिर कठिन किसको जानना चाहिए, उपजाति छंद आदि को जानना चाहिए। वंशस्थ बहुत सारे छंद है, तो पहले सबसे पहले अपना अनुष्टुप छंद है, फिर बाद में हम उपजाति और भी आदि छंद हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थूलात सूक्ष्म प्रति। पहले स्थूल रूप को जानना है, स्थूल के बाद फिर अंश को जानना है। प्रारंभ में स्थूल उदाहरण को लेकर देकर सूक्ष्म नियमों की ओर जानना चाहिए। वही मैंने बताया, उदाहरण से नियम की ओर, वही ये सूत्र कह रहा है। पहले उदाहरण लेना चाहिए फिर नियम लेने चाहिए, बस उसमें अंतर यह है कि इसमें स्थूलात और सूक्ष्म प्रति लिखा हुआ है, ये सूत्र है। तो ये मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ये सूत्र आता है। ये जितने भी सूत्र दिए गए मनोवैज्ञानिक रूप से बताए गए हैं। ये जितने भी शिक्षण संस्कृत भाषा के जितने भी सूत्र है सब मनोवैज्ञानिक सूत्र है। इसको हम संस्कृत सूत्र नहीं कह सकते, मनोवैज्ञानिक सूत्र है, जिसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है और संस्कृत में बताए गए, तो मनोवैज्ञानिक सूत्र है सारे। तो स्थूलात सूक्ष्म प्रति ये एक मनोवैज्ञानिक सूत्र है, पहले स्थूल को जाने फिर सूक्ष्म को जाने, तो मनोवैज्ञानिक सूत्र है, इसको सूक्ष्म नियमों की ओर हमें जानना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है स्थूल वस्तु का प्रदर्शन करके सूक्ष्म नाम बनाने चाहिए, तो सूक्ष्म नाम हमें जानने चाहिए। तो वही पाव का एक उदाहरण लेंगे तो पाव का से हम पूरा कर सकते हैं, पहले स्थूल की ओर जाने फिर सूक्ष्म की ओर बढ़े। वही ए आई आव और आव की ओर बढ़े। ए आई मैंने जैसे बताया आपको एच प्रत्याहार होता है, ए ओ आई औ, तो उसको ऐ औ आय और आव हमें आदेश होता है, तो वो चीज हमें जानना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं पूर्णात अंशम प्रति। पहले पूर्ण रूप से हम जाने, पूर्णात पहले पूर्ण रूप से जाने फिर अंश की ओर जाने। वही पाव का सूत्र लेंगे, तो पाव का जो उदाहरण है वही पाव का उदाहरण होता है, सॉरी पाव का एक उदाहरण है, तो वही उदाहरण लेंगे पाव का, तो वहां पर पूर्णात अंशम प्रति ओर जानेंगे। पहले पूर्ण रूप से जान लेंगे पाव का को, फिर उसके बाद अंश जो है, जो कैसे अव आदेश हुआ है, आव आदेश हुआ है, अय आदेश हुआ है, तो ये सब आदेश है, तो इन आदेशों को हम जानते हैं। तो पव धन अक पाव का, ये भी एक मनोवैज्ञानिक सूत्र है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सभी सूत्र जितने भी हैं मनोवैज्ञानिक सूत्र हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें पूर्णात अंशम प्रति में मनोवैज्ञानिक लिखा हुआ है तो ये मनोवैज्ञानिक सूत्र है। केवल ये एक सूत्र मनोवैज्ञानिक नहीं है, जितने भी शिक्षण संस्कृत भाषा के जितने भी शिक्षण विधियां हैं, जितने भी शिक्षण सूत्र है, सभी मनोवैज्ञानिक सूत्र है। इसको मनोवैज्ञानिक सूत्र की परिभाषा दी गई है, क्योंकि सभी साइकोलॉजिकल थ्योरिया है, साइकोलॉजिकल सूत्र है, इनको ट्रिक कहते हैं। आगे अनुसार हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दिखाते हैं और बाद में उसको अंश को दिखाते हैं, तो पूर्ण से अंश की ओर हम चलते हैं। हम पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, पहले पूर्ण रूप से जानना फिर अंश को जानना, तो पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। अब आते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मैंने बता दिया था कि आपको स्थूल एक स्थूल रूप है, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि स्थूल और सूक्ष्म की ओर चलेंगे। तो दूसरे भी आप उदाहरण ले सकते हैं, हम कोई से भी उदाहरण ले सकते हैं दूसरे भी, कि स्थूल उदाहरण जैसे मनुष्य शरीर है। अब मनुष्य शरीर के क्या क्या पार्ट होते हैं, सूक्ष्म की ओर हो गए। मनुष्य शरीर है, हाथ पैर है, आंख कान नाक गला, तो ये सब स्थूल हो गए। और मनुष्य शरीर एक पूर्ण रूप हो गया, तो ये पूर्ण रूप हो गया। पूर्ण से अंश भी हो सकता है, स्थूल से सूक्ष्म भी हो सकता है। आगे हम बढ़ेंगे, संपूर्ण कथा जैसे लेंगे, ये मनुष्य शरीर हो गया, ये पार्ट हो गया। मनुष्य शरीर एक पूरा है तो वो पार्ट एक
सूक्ष्म हो गया। संपूर्ण कथा है, उसमें कथा में हमने कठिन शब्द लिखवाए हैं, तो कठिन शब्द एक सूक्ष्म रूप हो गया। भारत का मानचित्र है, तो उसमें राज्य हम बताएंगे, तो ये सूक्ष्म हो गया, और वो ये स्थूल हो गया। सूक्ष्म, ये सूक्ष्म हो गया, यहां पर भी सूक्ष्म हो गए। आगे ये भी स्थूल हो गया, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये सभी चीजें स्थूल है और ये सूक्ष्म है। इसलिए हम जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं सभी एक उदाहरण से हो रहे हैं पूरे, अलग उदाहरण नहीं लिए हमने। किसी भी सूत्र में हमने अलग उदाहरण नहीं लिए हैं। जितने ज्यादा उदाहरण याद करेंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। हम सिर्फ सूत्रों को याद करें, सूत्रों को याद करने से उदाहरण खुद ब खुद बन जाते हैं। सूत्र यदि याद है संस्कृत भाषा में, उदाहरण आप खुद ब खुद ही बना सकते हैं। उदाहरण अलग से याद करने की, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सूत्र रटना है। सूत्र आपने रट लिया, उसको याद कर लिया, फिर उसके हिंदी अनुवाद सूत्र में ही निहित है। हम संस्कृत भाषा में एक ऐसी ट्रिक है कि हम सूत्रों के अंदर ही हिंदी अनुवाद निहित रहता है, उसको अलग से कोई अनुवाद नहीं होता। सूत्र दे दिया तो सूत्र में हिंदी अनुवाद उसमें अंदर का अंदर ही निहित है, उसमें अलग से कोई अनुवाद नहीं होता। सूत्र में जैसे मैंने ले लिया, मैंने पाव का भी लिया है, तो आपके सामने एक पाव का एक उदाहरण लिया है। एच ओ आई वायव एक सूत्र होता है, तो एच ओ आई वायव के अंदर ही उदाहरण, उसके अंदर ही अनुवाद उसमें ही है। एच ओ आई वायव का हम उदाहरण तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन एच ओ आई वाई सूत्र को नहीं बदल सकते। उदाहरण तो बहुत सारे बदल जाते हैं, लेकिन सूत्र नहीं बदलते। सूत्र जैसा जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के एक ऐसे व्याकरण है जो सटीक व्याकरण है, जिनमें आपको पहले बताया था कि नासा के, यूएसए के नासा के वैज्ञानिकों ने भी बहुत बड़ा प्रयोग किया है कि हम ऊपर ले जाकर के, ब्रह्मांड में ले जाकर के किसी किसी भाषा को रखेंगे तो सभी भाषा उल्टी हो जाएगी, उनके शब्द उल्टे फुल्टे लिखे जाएंगे, लेकिन संस्कृत भाषा के जो शब्द है वैसे के वैसे सटीक रहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द कभी बदलते नहीं है, ये नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है। तो हम केवल सूत्र को पढ़ेंगे तो उसका हिंदी अनुवाद खुद ब खुद ही आ जाएगा, अलग से हिंदी अनुवाद याद करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो सूत्र याद है तो हम उसको पूरा पेपर भर सकते हैं। यदि सूत्र हमें याद है तो हम 3-4 पेपर उस सूत्र के माध्यम से पूरा भर सकते हैं। अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं, अनेकों तरीके लिख सकते हैं, उस सूत्र के माध्यम से सारा काम कर सकते हैं। इसलिए सूत्र, हमें संस्कृत में सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए जिसके द्वारा हम उदाहरण खुद ब खुद बना सकते हैं। हम आगे चलेंगे, अब जितने भी शिक्षण सूत्र हमने पढ़े हैं वो एक ही उदाहरण से हो रहा है, पाव का है। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण संश्लेषण प्रति। विश्लेषण किसे कहते हैं? किसी को विश्लेषण तौर से बताना, यानी नियम बताना। विश्लेषण होता है नियम बताना, ताकि वो एक 3-4 लाइनों का हो जाए। और संश्लेषण प्रति यानी किसी को छोटा कर देना। जैसे एक समास होता है, समास का एक ही परिभाषा होती है कि बड़े शब्दों को छोटे रूप में बनाना, वो समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को छोटे रूप में बनाना, वो समास कहलाता है। वैसे यहां पर है विश्लेषण संश्लेषण प्रति, संश्लेषण की ओर बनना मतलब उसको छोटा रूप बना देना। तो किसी समस्या के ऐसे टुकड़े करने चाहिए ताकि समस्या का हल हो सके, यह विश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण यानी विस्तृत रूप से हो जाता है। विश्लेषण को कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को विस्तृत रूप से बताना, वो विश्लेषण कहलाता है। फिर उसी को सारांश में बदल देना, सारांश में बता देना, तो वो संश्लेषण हो जाता है। किसी चीज को विस्तृत तौर से बताना विश्लेषण, और किसी चीज को सारांश में बता देना वो संश्लेषण कहलाता है। शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है। शिक्षण में दोनों चीज की आवश्यकता है, हम संश्लेषण भी कर सकते हैं, विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसमें विश्लेषण संश्लेषण में संधि, समास, प्रत्यय आदि का प्रयोग होता है। हम संधि, समास, प्रत्यय कोई भी चीज होती है आदि का हम विश्लेषण संश्लेषण में प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हमने सूत्र में सारे के सारे सिर्फ एक ही उदाहरण लिया संधि का, उस संधि के उदाहरण से हमने पूरा का पूरा सूत्र पढ़ लिया। शिक्षण सूत्र जितने भी है हमने पूरे के पूरे सूत्र जान लिए। ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी यही है कि हम पहले विस्तृत तौर से पढ़े, फिर सूक्ष्म रूप से पढ़े। वही स्थूल से सूक्ष्म है, वही ज्ञात से अज्ञात है, वही उदाहरण से नियम की ओर है, वही विश्लेषण संश्लेषण की ओर होता है। तो एक ही सूत्र में पढ़ना है, ज्यादा अत्यधिक सूत्र नहीं पढ़ने। अब आते हैं विशिष्टात सामान्यम प्रति। विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करके सामान्य नियमों का ज्ञान देना। हम पहले विशिष्ट उदाहरण पढ़े, फिर उसके ऊपर सामान्य नियम को हम ज्ञान देंगे। आगमन दिगम विधि भी कहते हैं इसको, आगमन विधि। आगमन पहले उदाहरण देना फिर नियम बनाना, आगमन विधि कहलाती है। यह आगमन विधि व्याकरण में है, जैसे हमने बताया आगमन विधि किस विधि में काम में आती है, तो व्याकरण विधि है। हम आगे हम पढ़ेंगे
तो फिर आगमन निगम विधि भी, आगमन निगम विधि भी पढ़ेंगे। तो आगमन और निगमन विधि व्याकरण में आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करें, फिर निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। तो ये भी एक विशिष्टार्थ सामान्यम प्रति होता है, तो ये हमने पढ़ा है। फिर आगे हम बढ़ेंगे उदाहरणात् नियमम प्रति, जैसे उदाहरण की ओर नियम की ओर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक ही सूत्र है, लेना है सिर्फ पाव का है, चाहे आप पवनम भी ले सकते हैं, यद्यपि भी ले सकते हैं, लाकृति भी ले सकते हैं, संधि के भी जितने भी उदाहरण हैं, आप कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, तो उससे पूरे शिक्षण सूत्र आपको आ जाएंगे। अलग से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें शिक्षण सूत्र पूरे के पूरे आ जाएंगे। सिर्फ आप एक संधि का एक कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए और संस्कृत के जितने भी शिक्षण सूत्र उसमें प्रयोग कर दीजिए, तो शिक्षण सूत्र आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं अलग अलग नियमों की आवश्यकता है। और मैंने आपको बता दिया जितने भी शिक्षण सूत्र है सब मनोवैज्ञानिक सूत्र है, जिन्होंने अभी साइकोलॉजिकल सिस्टम में बनाए हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण सूत्रों की रचना कर दी है। चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, सब शिक्षण सूत्र की रचना की गई है। और हमें यह बताया गया है कि संस्कृत के शिक्षण सूत्र है, चाहे वो हिंदी के हो या संस्कृत के हो, लेकिन ये सब मनोवैज्ञानिक सूत्र है जिन्होंने इन्होंने वैज्ञानिकों ने बनाया है। आगे हम पढ़ते हैं उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण हमने लिया है पावकह। तो पावकह में क्या आता है, पव धन अकह, एचो अयवायव एक सूत्र होता है। ये सूत्र है जो शिक्षण सूत्र कहलाता है या फिर संस्कृत सूत्र होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हमने सारे शिक्षण सूत्र जान लिए हैं। सिर्फ एक ही शिक्षण सूत्र याद करना है, चाहे आप कोई सा भी शिक्षण सूत्र ले, यद्यपि ले, लाकृति ले, पवनम ले, पावका लेवे, या फिर और भी कई उदाहरण है वो आप ले सकते हैं। सिर्फ एक ही उदाहरण आपको रखना है, आपके नोटबुक में भी सिर्फ एक उदाहरण रखना है। उसके माध्यम से आप जितने भी शिक्षण सूत्र उसमें प्रयोग कर सकते हैं, उसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग करें, चाहे वो उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म से कठिन की ओर, चाहे रुचि से कैसा भी हो। तो आप उसको एक ही उदाहरण को लेकर के जितने भी शिक्षण सूत्र आप पूरा उसको जाने, और चाहे कोई सा भी सूत्र ले सकते हैं। अनुभवार्थ तर्कम प्रति, ये भी सिर्फ एक ही सूत्र से हो सकता है, अनुभवार्थ तर्कम प्रति। इसलिए आप एक ही शिक्षण सूत्र लेवे, शिक्षण सूत्र में सॉरी एक ही उदाहरण लेवे और एक ही सब शिक्षण सूत्र को जान लेवे। एक उदाहरण से सारे शिक्षण सूत्र आप करें। मेरी यही तमन्ना है कि आप जल्दी से जल्दी रीट परीक्षा में भी पास होवे। हमारी यही आशा है, हमारा यही सोच भी है कि आप जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़े। इसलिए मैंने आपको आज शिक्षण सूत्र पढ़ाए हैं। शिक्षण सूत्रों में मैंने आपको ये बता दिया कि एक ही उदाहरण लेवें, एक उदाहरण से आप पूरे शिक्षण सूत्र कर सकते हैं, और सभी ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र होते हैं। सबसे पहला वाला टॉपिक मैंने आपको भाषा कौशल पढ़ाया, भाषा कौशल के फिर सोपान पढ़ाए, फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाए। आज हमने पढ़ाया भाषा शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, वो हमने 4 टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। कल से एक नया टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।